डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है रसास्वादन। पाठ 5 आ वृंद के दोहों का हम मुद्दों के आधार पर रसास्वादन देखेंगे, रसास्वादन करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इसके पहले जो आपके गुरु बानी जो कविता है उसका मुद्दों के आधार पर रसास्वादन का वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो आप ज़रूर देखें। और चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पाठ 5 है वृंद के दोहे, इनका रसास्वादन। हम मुद्दों के आधार पर रसास्वादन देखेंगे। जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। तो ये जो हम देखने जा रहे हैं वो मुद्दों के आधार पर रसास्वादन है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका आता है अथवा करके, उसमें आपको परिच्छेद के आधार पर रसास्वादन करना होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे दिए गए हैं, शीर्षक, रचनाकार, काव्य का प्रकार, इस तरह से आप हेडिंग नहीं डालेंगे और आप वहाँ पर अगर आपको वो आंसर लिखना है तो आप परिच्छेद वाइज, पैराग्राफ वाइज आंसर लिखेंगे। और मुद्दों के आधार पर जब लिखना होगा तो जो मुद्दे दिए जाएंगे उन मुद्दों पर ही आपको लिखना है। उसके अलावा आप अपने मन से कोई भी मुद्दा उठाकर नहीं लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक। तो शीर्षक क्या है? वृंद के दोहे। वृंद के दोहे कहाँ से लिए गए हैं? वृंद सतसई नामक दोहों के संग्रह से लिए गए हैं। लेकिन बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको मुख्य रचना याद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, और अगर आपको मुख्य रचना आती है तो आप ज़रूर लिखें। इससे आपका प्रभाव अच्छा पड़ता है और आपको आगे के उत्तर और इस उत्तर पे भी अंक अच्छे मिलने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट है आपका रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम है वृंद जी, जिनका पूरा नाम या मूल नाम हम कहें तो वृंदावन दास है। नेक्स्ट हम देखते हैं काव्य का प्रकार। काव्य का प्रकार क्या है? काव्य प्रकार में आ जाता है, ये काव्य प्रकार दोहा छंद है। दोहा छंद। दोहा क्या है? दोहा ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है और दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। जैसे दोहा मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब बात, त क्या है? लघु वर्ण है। दूसरा आ गया जात, यहाँ पर भी त क्या है? लघु वर्ण है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लघु वर्ण कहते हैं। और मात्राओं की गिनती करके जो काव्य रचना होती है उसे छंद कहते हैं। तो ये दोहा छंद क्यों है? क्योंकि इसकी रचना मात्राओं की गिनती करके की गई है। इसके देखिए 4 चरण हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो ये जो काव्य रचना है ये मात्राओं की गिनती करके की गई है, तो इसे हम छंद कहते हैं। छंद को मैंने आपको बता दिया, छंद अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप पूरे दोहे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर लाइन जो है आपकी दोहे की पहली लाइन और दूसरी लाइन, पहली लाइन के अंत का आप वर्ण देखेंगे लघु है यानी छोटा है, और दूसरी लाइन भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको लघु वर्ण मिल जाएगा यानी छोटा वर्ण मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय कल्पना। केंद्रीय कल्पना क्या है? केंद्रीय कल्पना अर्थात सेंट्रल आइडिया। जो वृंद जी के दोहे हैं, वृंद जी के दोहे में क्या कैसी बातें कही गई हैं, किन बातों का यहाँ पर समावेश किया गया है, आपको उनसे क्या शिक्षा मिलती है, इन सब बातों को आपको केंद्रीय कल्पना में लिखना है कि वृंद जी के दोहों से नीतिपरक बातों की हमें शिक्षा मिलती है। ये जो दोहे हैं ये नीतिपरक बातों का ज्ञान देते हैं, अच्छे संस्कार हमें देते हैं और जीवन जीने का जो सच्चा मार्ग है वो हमें दिखाते हैं। विभिन्न देखिए, तो यहाँ पर
कई उदाहरण दिए गए, विभिन्न उदाहरण हैं, दोहे के उदाहरण हैं जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम प्राप्त करते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी दिखाई देता है उन अनुभवों को इन दोहों के द्वारा दिखाया गया है, उन्हीं का उपदेश इन दोहों में दिया गया है। दोहे की विशेषता यहाँ पर क्या है, देखिए पहली पंक्ति में क्या है, उपदेश दिया गया है। जैसे कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ये पहले बताया गया है। अब उस लाइन को स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। पहले में तो पंक्ति में उपदेश दिया है, दूसरी पंक्ति में उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो इसीलिए ये दोहे जो हैं पढ़ने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और उनसे हमें सीख भी मिलती है। तो वृंद जी के दोहों से नीतिपरक बातों की हमें शिक्षा मिलती है। कवि ने विभिन्न उदाहरणों से हमें व्यावहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है और जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा, मोटिवेशन भी हमें इन दोहों से मिलता है। वृंद जी के द्वारा रचित सभी दोहे जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराते हैं। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ जो है उससे ये दोहे हमें परिचित कराते हैं। उनके अनुसार ज्ञान रूपी धन बांटने से बढ़ता है। कवि क्या कहता है, कवि के अनुसार ज्ञान रूपी धन बांटने से बढ़ता है। नेत्र क्या है, नेत्र दर्पण के समान है, नेत्र दर्पण के समान है। जिस तरह से दर्पण झूठ नहीं बोलता है उसी तरह हमारे नेत्र भी झूठ नहीं बोलते हैं। हमारी मन की जो सारी सच्चाई है, मन की बातें जो है हमें हमारे नेत्र बता देते हैं। अगर हम कुछ किसी से कहना भी नहीं चाहें तो हमारे जो नेत्र हैं वो हमारे मन की बातें जो है दूसरे को बता देते हैं। आँखें मन का दर्पण होती हैं। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। आगे उन्होंने बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य किसी जाति पाति के आधार पर महान नहीं बनता, वो अपने कर्मों से बनता है। आगे है, दुष्टों और मूर्खों की संगति करने से सिर्फ हानि ही पहुंचती है। दुष्टों के साथ संगति करने में कोई भी भलाई नहीं है। आदि नीतिपरक बातों की शिक्षा हमें इन दोहों से प्राप्त होती है। रस की हम बात करें, रस देखिए, अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर, ते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। उक्त दोहे में कैसा शांत रस दिखाई दे रहा है। अलंकार, अब हम पढ़ते हैं अलंकार की तरफ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब इस काव्य पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि विद्या की देवी जो सरस्वती है उसके भंडार की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। वो विशेषता क्या है, विद्या धन जब हम खर्च करते हैं तो वो बढ़ता है, जबकि बात ये होती है कोई भी धन खर्च करते हैं तो घटता है। धन अगर हम खर्च करें तो धन खर्च करने पर घटता जाता है, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है। विद्या धन एक ऐसा धन है, जितना हम खर्च करेंगे उतना ही ये धन बढ़ता जाएगा। जैसे समझ लीजिए आपने किसी 2 बच्चों को पढ़ाया, उसके पास आपका विद्या धन गया, आपने 2 बच्चों को शिक्षित किया, वो 2 बच्चे 4 बच्चों को शिक्षित करेंगे, 4 बच्चे और 16 बच्चों को शिक्षित करेंगे। इस तरीके से विद्या धन जो है बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रतीक विधान की तरफ। प्रतीक विधान में क्या है, इन दोहों में प्राय प्रतीकों का सहारा लिया गया है। दोहे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर जगह प्रतीकों का सहारा लिया गया है। विद्या रूपी धन के लिए सरस्वती के भंडार का सहारा लिया गया है। नेत्र को दर्पण कहा गया है। व्यक्ति के सद्गुण बताने के लिए गरुड़ और बायस का प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति के सद्गुण, कोई भी जो व्यक्ति है अगर उसमें अच्छे गुण नहीं हैं तो उसको सम्मान प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को सम्मान उसके गुणों से मिलता है, ना कि उसके अपने पद से। अगर वो बहुत ही ऊंचे पद पर
आसीन है लेकिन उसके अंदर सद्गुण नहीं है तो वो सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह से एक कौवा किसी भी मंदिर के शिखर पर बैठने से गरुड़ नहीं बन जाता। पत्तों की चिकनाहट के आधार पर हम उसकी विशालता या तुच्छता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके के प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कल्पना, कवि की कल्पना क्या है? कवि क्या कल्पना कर रहे हैं? कवि ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उनकी जो व्यक्तिगत लाइफ है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, जो एक्सपीरियंस उनको मिला, उनके द्वारा उन्होंने हमें कई नीतिपरक एवं उपयोगी बातों की शिक्षा यहाँ पर दी है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं एक दोहा, कछु कही नीच न छेड़िए। कछु कही, कुछ भी कहकर नीच को नहीं छेड़ना चाहिए। नीच व्यक्ति यानी दुष्ट प्रवृत्ति वाला मनुष्य, जिसकी प्रवृत्ति दुष्ट है, नीच है, कुछ भी कहकर उसको छेड़ना नहीं चाहिए। भलो नवाको संग, उसका संग भी कैसा है? उसका संग भी हानिकारक है, उसका संग भी, उसका साथ भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। पाथर डारे कीच में, कीचड़ में पत्थर मारने की तरह है। उछरी बिगाड़े अंग, और वो क्या होता है? छींटे हमारे ऊपर ही आती हैं। अर्थात देखिए क्या बताया गया है, जिनका स्वभाव बुरा है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों को कुछ भी कहकर नहीं छेड़ना चाहिए तथा उनकी संगति में भी हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुरे आदमी को छेड़ना या उसकी संगति में रहना वैसा ही है जैसे कीचड़ में पत्थर मारकर अपने कपड़ों पर छींटे उड़ाना, अर्थात अपना नुकसान करना। इस तरह की शिक्षा, नीतिपरक शिक्षा जो है, हमें उनके दोहों से मिलती है। लेखक बहुत ही कटु सत्य यहाँ पर बताते हैं। कटु सत्य बताकर वो हमारी व्यवहारिक जो बातें हैं वो हमें बता रहे हैं, लेकिन इससे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। वो बता रहे हैं कि जिसका स्वभाव नीच है, जिसके स्वभाव बुरा है, दुष्ट है, उन लोगों को कुछ भी कहकर नहीं छेड़ना चाहिए। उनका साथ और उनकी संगति में कोई भी अच्छी बात नहीं है, बुरा ही होता है। जैसे बुरे आदमी के साथ कुछ छेड़ना, कुछ कहना और उसको समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति बुरी है, वह अपनी अच्छी बातों को समझ ही नहीं सकता है। इससे क्या होता है, जो कीचड़ उठती है, कीचड़ में हम पत्थर फेंकते हैं, उससे जो छींटें उड़ती हैं वो हमारे कपड़ों को भी गंदा करती हैं, तो हम भी बदनाम हो सकते हैं। इसीलिए उनकी संगति को छोड़ देना चाहिए। आगे हम देखते हैं पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। पसंद की पंक्तियों के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपको जो भी पंक्ति पसंद आए आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको उस पंक्ति को बहुत ही अच्छी तरह से रटना होगा, लिख कर देखना होगा और उसका आशय समझना होगा, क्योंकि उसका आपको भावार्थ भी लिखना होता है। यहाँ पर मेरी पसंद की पंक्ति जो है वो मैंने लिखी है, सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। ये पंक्तियाँ मुझे इसलिए पसंद आई हैं क्योंकि इन पंक्तियों में कवि ने ये स्पष्ट किया है कि ज्ञान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये बांटने पर बढ़ता है और न बांटने पर घटता है। अतः विद्या रूपी धन को हमेशा बांटते रहना चाहिए, उसको अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कविता पसंद आने का कारण। वृंद जी द्वारा रचित दोहों के इस छोटे से संग्रह के माध्यम से लोगों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज इन दोहों से मिल रहा है। दोहे का एक छोटा सा संग्रह मात्र है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिल रहा है। इससे बहुत बड़ी बड़ी नीतिपरक बातों की शिक्षा हमें यहाँ से मिल रही है। इसके साथ ही हम जीवन के सच्चे मार्ग पर कैसे चले, इसकी पहचान ये दोहे हमें करा रहे हैं, उस पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। इन दोहों से हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हम अपना जीवन किस तरह से जिए। इसीलिए मुझे ये दोहे बहुत ही पसंद है।
आगे बढ़ते हैं शब्द समूह तथा भाषा शैली की तरफ। कविता की रचना दोहा छंद में की गई है। दोहा छंद के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जिस काव्य की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है वो दोहा छंद कहलाती है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और दोहा काव्य की गेय शैली है। लयात्मक शब्दों का इसमें प्रयोग होता है जिसके कारण कविता को हम गा सकते हैं। कविता में देशज शब्दों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है, जैसे खर्चे, कीजिए, पाथर, मूर्ख इत्यादि। साथ ही इनकी भाषा कैसी है, सरल व सहज है, बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो वृंद के दोहे इनका मुद्दों के आधार पर स्पष्टीकरण अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।